फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा था दैट हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिड द आइडिया टू द पीपल ऑफ यूरोप, कि यूरोप के लोगों को किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया मिला था, कंसेप्ट मिला था कि किस तरीके से उन लोगों के मन में भी नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हुई थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक व्हिच इज द मेकिंग ऑफ न्यू यूरोप। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि यूरोप में लोगों के मन में किस तरीके से आइडिया आया कंजर्वेटिज्म के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे हम इसका सब टॉपिक व्हिच इज द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो स्टार्ट करते हैं हम डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। The making of nationalism in Europe. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there will be no nation state as we know them today. अगर आप 18th सेंचुरी के मैप को देखेंगे, यानी जब 18th सेंचुरी में किस तरीके का यूरोप था, अगर आप उसके मैप को देखेंगे तो आपको ये बात का एहसास होगा या आपको इस बात पता चलेगी कि जैसे आप अभी देखते हैं वैसा यूरोप पहले नहीं था, यानी कोई भी नेशन स्टेट उस समय में नहीं थे। What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. अब अभी के समय में जैसे हम देशों को जानते हैं, देश जैसे कि जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, वो उस तरीके के देश मिड 18th सेंचुरी में नहीं थे। यानी मिड 18th सेंचुरी में कोई जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड कंट्री नहीं था। अब अगर कंट्री नहीं थे तो फिर क्या था? तो उस समय के जो कंट्रीज हैं, अभी के जो कंट्रीज हैं, वो उस समय डिवाइडेड थे किंगडम्स में, जिनमें कि राजा या रूलर्स जो थे वो शासन किया करते थे और उनकी ऑटोनॉमस टेरिटरी यानी उनकी खुद की अपनी टेरिटरी हुआ करती थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो थे वहाँ पर अलग अलग तरीके के राजाओं का शासन था और उन राजाओं के शासन में यानी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज में अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, डाइवर्स पीपल वहाँ पर रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वो एक दूसरे को कॉमन कल्चर नहीं की तरह नहीं देखते थे। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। वो जो थे वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स। अब इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, जहाँ पर कि ऑस्ट्रिया हंगरी का रूल था, वहाँ पर अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेड था और अलग अलग लोग वहाँ पर रहते थे। और इस पूरे एरिया में अल्पाइन रीजन भी इंक्लूड था। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया, where the aristocracy was predominantly German speaking। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, ये एरियाज इसमें इंक्लूडेड थे। अल्पाइन रीजन था, ट्रायोल था, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड, ये सारे रीजन थे। और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे वो सभी जर्मन स्पीकिंग लोग थे, यानी जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो थे वो जर्मन स्पीकिंग थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लॉम्बार्डी एंड वेनेटिया। अब इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे रीजन में इटली लैंग्वेज, ये इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी थे, जिसमें कि लॉम्बार्डी और वेनेटिया का जो क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ था।
In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. अब हंगरी क्षेत्र में, हंगरी एरिया में आधे जो लोग थे वो माइगार लैंग्वेज बोलते थे और बाकी जो लोग थे, बचे हुए लोग, वो अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते थे. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of empire a mass of subject peasants people, Bohemians and Slovaks, or to the north, Slovenes in the Carolia, Croats to the south, and Romans to the east of Transylvania. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में या कौन कौन से रीजन में किस किस तरीके के लोग रहा करते थे. Such differences did not easily promote a sense of political unity. अब जब इतने अलग अलग लोग रहते थे तो इस सब से भी कोई पॉलिटिकल यूनिटी या पॉलिटिकल एकता प्रमोट नहीं होती थी, यानी सामने नहीं दिखाई देती थी. द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन अलायंस और टू द एम्पायर. सिर्फ एक ही चीज़ थी जो इनको जोड़े रखी थी, वो था उनका राजा या उनका शासक. हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज. तो जब हम इतने देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में हमने देखा कि भाई इतने सारे अलग अलग लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, डाइवर्स तरीके के लोग थे, तो उनमें पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी. तो किस तरीके से नेशनलिज्म या एक नेशन की तरह वो लोग किस तरीके से आए, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, जो कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.